शुरू करें। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस रोग में, आज के मतलब इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो पेट से संबंधित है। पेट में गैस का भर जाना, पेट में पानी का भर जाना, खाया पिया ना पचना, एक तरह से अपाच क्रिया को दावत देना। इसके अलावा मल जो होता है वो तरीके से नहीं बाहर निकलना, पूरा शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ये किस तरीके का रोग है? इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को कहते हैं कमला। अच्छा। इसमें यह रोग बद परहेजी से होता है। बद परहेजी से? जब बद परहेजी करते हैं तो छाती में जलन, अफारा, बेहोशी, अच्छा। ऐसे इसके आकार होते हैं। और जो थोड़ा बहुत पखाना आता है बिल्कुल सड़ा हुआ बदबूदार काले रंग का आता है। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी वो बिल्कुल नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। इसके उपचार के लिए पुराना गुड़ और अदरक, अदरक बारीक करके काटो और गुड़ के अंदर पुराने गुड़ में मिला करके जैसे बेसन के लड्डू होते हैं ऐसे लड्डू बना लो। जैसे एक लड्डू अभी खिला दिया आपने, चबा के खाना। और जिसको दांत नहीं है उसको इसको अच्छी तरह पीस करके चटनी बना के हल्के गर्म पानी से घोल के या दूध में घोल के दो, तो इससे अंदर जाके वो ऐसे काम करता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूसता और ढेरी जो प्लेन हो जाती है, ऐसे पेट में रुका हुआ मल अपाच क्रिया समाप्त हो जाती है। अब ये क्रिया दिन में 4 बार करनी पड़ती है। हर 2.5-3 घंटे बाद जितना बेसन का लड्डू होता है इतना ही खिलाना पड़ता है। तो पहली खुराक लेने से उसके गुदा के रास्ते गैस निकलना शुरू होती है, थोड़ी उसको राहत मिलती है। दूसरा खुराक लेने से उसको पेट भी साफ होता है। तीसरी खुराक में पेशाब भी खुल जाता है। चौथी खुराक लेने के बाद पेट भी खुलेगा, पेशाब भी आएगा और थोड़ी भूख भी महसूस होगी। जब भूख महसूस हो तो इसको अन्न नहीं देना, सब्जियों का सूप दे सकते हैं या गाय या बकरी के दूध गर्म करके उसके अंदर गुड़ और अदरक ये मिला कर दे सकते हैं, तो उसको आराम मिलेगा। अब इसमें ऐसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान हो और सस्ता हो। तो इसमें तो 2 चीज़ें हैं जी। बाकी नुस्खों में किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 11 है, किसी में 13 है जी। काम सारी करती हैं। परंतु ये जो गुड़ पुराना और अदरक का रस गाय का या बकरी का दूध पीने को देती हैं, जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है ऐसे ये कमले के रोगी की रक्षा करता है। और जो उसको मूर्छा आ रही थी वो खुल जाती है, जो उसका गुब्बारे के भांति पेट फूला हुआ था उसे खुल जाता है, और जो उसका बदबूदार गैस निकल रही थी वो समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। गुरुजी, एक छोटा सा भ्रम लोगों में बहुत होता है, कई लोग मैसेज करके भी हमसे पूछते हैं कि गुरुजी अक्सर योग के बारे में भी बताते हैं कि योग से हमारे जो पेट की जो क्रियाएं हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो एक भ्रम इनके सभी के मन में रहता है कि पेट साफ होना चाहिए तब योग करना चाहिए या योग करने से पेट साफ होगा? देखिए,
यदि आपकी नॉर्मल स्थिति है तो पेट साफ हो ना हो आपको योग करना चाहिए। अच्छा। और जिसको ये कमला का रोग है या गठिया का रोग है तो जब तक पेट साफ नहीं हो तब तक योग नहीं करेगा। अच्छा। इसमें प्राणायाम जो है सबसे पहले कपाल भाती की जाती है। कपाल भाती में पेट अंदर बाहर होता है, बिल्कुल। तो उसमें आंतों के अंदर हलचल होती है और यदि किसी के पेट में सूडे बने हैं तो बेहोश भी हो जाता है, बहुत बुरी दर्द करता है। कपाल भाती, फिर भस्त्रिका, फिर अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक और फिर आलोन विलोन। ये काम जो प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले सारा कर लेता है, परंतु इसमें टाइम है। कपाल भाती आधे घंटे से कम लाभ नहीं देती। भस्त्रिका कम से कम 15-20 बार, अग्निसार 25-30 बार, ब्रह्मणी 25-30 बार, कुंभक 5 मिनट, आलोन विलोन पूरा 1 घंटा करना पड़ता है तो आपको लाभ होता है। यदि इसको कम करेंगे तो पूरा लाभ नहीं होता। नहीं होगा। और जब भी आप कपाल भाती करेंगे, मर्द हैं तो हाथों के नाखून, उंगलियों के अंगूठे का नाखून ऐसे रगड़ना है, तो आपके ना तो बाल झड़ेंगे और बाल सफेद और दोबारा काले हो जाएंगे। और औरतों को सिर्फ अंगूठे के नाखून रगड़ने हैं, अंगूठे का नाखून नहीं रगड़ना। यदि अंगूठे को साथ रगड़ते तो उसको दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी। अच्छा। ये भी है इसमें। और जिनके बाल बड़ी तेजी से झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, जब कपाल भाती करते समय या लोन विलोन करते समय आप ये रगड़ रहे हैं तो आपके बाल झड़ने बंद हो गए, और जड़े हैं तो दोबारा नए आने शुरू हो जाएंगे। और उम्र चाहे आपकी कोई भी काले रंग के आएंगे और घुंघराले आएंगे। ये भी इसमें एक विशेषता है। अब इसमें योग जो है, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, ये अपना समय देख के 2-2, 4-4 मिनट, 10-10 मिनट कर लेते हैं। तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग नहीं होगा। बिल्कुल। बेटा हमारा हिल नहीं सकता था, वो अब धीरे धीरे चलने लगा है, और इतना ही नहीं अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे, और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं, और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहे। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम NIT श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ।
और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर है पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा। उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है पर उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक US ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज दिखाने के लिए आया और बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है और इतना ही नहीं अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से
कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें।